सेवा दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत सारे लोग होते हैं जिनका योगदान गोंडवाना में बहुत महत्वपूर्ण रहा है। गोंडवाना की ये चलवल जो आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन में बहुत सारे लोगों ने सहभाग लिया है, बहुत सारे लोगों ने अपना टाइम यहाँ पे स्पेंड किया है। तो दोस्तों, मैं आया हूँ आज ऐसे व्यक्ति के घर जिनके बारे में आप मेरे वीडियो से सुनते सुनते थक गए होंगे। जी हाँ दोस्तों, आचार्य मोतीराव कंगाली साहब के घर में आया हूँ और हमारी दाई तिरुमाय चंद्रलेखा जी कंगाली आज यहाँ पे मौजूद है, जिन्होंने इस किताब का निर्माण किया और यह किताब गोंडवाना के लिए एक वरदान प्राप्त हुआ, जिस किताब का नाम है गोंडवाना जीव जगत की उत्पत्ति, जिसके लेखिका है तिरुमाय चंद्रलेखा कंगाली जी। आज मुझे दुख होता है कि जब मैंने ये वीडियो स्टार्टिंग की तब आचार्य मोतीराव कंगाली साहब को मैं मिल नहीं पाया, उनसे बात नहीं कर पाया, लेकिन एक यहाँ पे खुशी भी हो रही है कि मैं आज उनके पत्नी तिरुमाय चंद्रलेखा कंगाली जी से मिल रहा हूँ और उनसे कुछ मार्गदर्शन लूँगा और इस वीडियो से हर यहाँ के युवक को प्रेरणा मिलेगी। तो आइए चलते हैं, उनसे परिचय करते हैं। जय सेवा बताइए। जय सेवा राहुल। तो आज मैं आपके घर में आया हूँ। सब जानते हैं कि कंगाली दादा ने बहुत यहाँ पे संघर्ष किया है और इनके संघर्ष के चलते आज इनकी किताब इंडिया के हर गोंड आदमी के हाथ में है और वो जानकारी पा सकता है। तो मैं शुरू से शुरुआत करूंगा, हम तो बात आगे बढ़ाते रहेंगे। मैं शुरू से शुरुआत इसलिए करता हूं कि आपका जब बचपन गुजरा तब क्या ऐसी परिस्थिति थी कि आप गोंडवाना के लिए काम करने लगे, कि ऐसा क्या हुआ जिससे आप गोंडवाना की तरफ अट्रैक्ट हो गए? पहले मेरा बचपन तो बचपन से मुझे एक पढ़ने का शौक था। मेरे पिताजी तिरुमाल रूप सिंह गोसूजी पुसाब पटवारी करके थे गांव में। तो हमारे घर में कैसा लोग न्यूज़पेपर आता था, नव भारत मैगजीन आती थी, युग धर्म वो जमाने में। तभी मैंने युग धर्म मासिक में रानी दुर्गावती पढ़ा। उसके बाद नागपुर शहर राजा बख्तबुल्ला शाह ने बनाया, ये पढ़ा। और पूरा परकोट था महल एरिया में, उसके 12 दरवाजे थे, ये भी पढ़ा। तो तब से मुझे एक था कि कुछ तो भी गोंडवाना है। और घर में गोंडी भाषिक थे हम लोग, मेरे पिताजी। आपके घर में पहले ये भाषा बोली जाती? हाँ। तो इसलिए लगाव तो रहा ही होगा। लगाव था। और फिर आपका ये लगाव था, फिर आपने जब एजुकेशन लेना स्टार्ट किया तो क्या ऐसी बात हुई जैसे कि ताराम जी की जीवन परिचय में हम सुनते हैं कि उनको एजुकेशन के लिए विरोध किया गया? आपके पढ़ाई के लिए विरोध किया गया? नहीं, मेरे घर का माहौल अच्छा था। पिताजी मेरे पढ़े लिखे थे और गांव में उनके अच्छे प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। पटवारी होने की वजह से उनका एक अलग एक गांव का रुतबा था। तो पढ़ाई में तो मुझे कोई ये नहीं रहा, सिर्फ एक था कि मैं क्लास में अकेली रही, यानी पहली से चौथी तक। मेरा जो ग्राम देवलापार के पास में एक छोटा सा गांव है वड़म्बा, रामटेक तालुका में, उसमें मैं पहली से चौथी तक का मेरा एजुकेशन हुआ। तो मैं क्लास में अकेली एक छात्रा करके मैं अकेली रही, तो बाकी लड़के लोग रहते थे। फिर 5वीं से 7वीं देवलापार में गई, वहाँ भी मेरे क्लास में मैं अकेली रही। यानी मेरा क्लास का जो एक रहते क्लास की एक सहेलियाँ वगैरह वैसा कोई नहीं था, मैं अकेले मेरा ये होते गया। और बच्चे लड़के लोग रहते थे वो टाइम में, बाकी बनिया लोग अपने तो लड़के, अपने समाज में तो बच्चे लोग पढ़ते नहीं, तो उनका ये नहीं था। लेकिन फिर उसके बाद 7वीं के बाद में फिर 8वां फिर से आ गया। तो वहाँ से बोथिया पालोरा 5 किलोमीटर था मेरे गाँव से। फिर वहाँ से फिर मैं साइकिल से आना जाना की, पिताजी ने मुझे परमिशन दिया तो मैं साइकिल से अप डाउन करना। और वो मेरा 8वीं का वहाँ। यानी आप जब पढ़ाई कर रहे थे तब हम ये नहीं कह सकते कि एजुकेशन को विरोध हो रहा था, लेकिन फिर भी पढ़ने में लड़कियों की संख्या कम थी। कम लड़के थी नहीं, मैं क्लास में अकेली लड़की पढ़ती थी। और फिर मेरे पीछे पीछे आए, अगर मैं गई तो मेरे पीछे फिर बच्चे का आना शुरू हुआ, लेकिन उस तब तक लड़कियां नहीं पढ़ती। जी बिल्कुल। और आपने बचपन में फिर मेरे ख्याल से आप मुझसे बहुत बड़ी है, तो आपने वो भी ज़माना देखा है जो ज़माना हमने नहीं देखा। तो क्या जब कंगाली दादा अपनी किताब में पाटालीर या पाटाड़ी लोगों का इस्तेमाल करते, उनके पाटे, तो आपने बचपन से ये पाटे सुने हैं उन लोगों से?
मैंने नहीं सुने, हमारा जरा रहने का एरिया जरा अलग था, लेकिन पटाए मैंने सुना है। नहीं सुना इसलिए बोल रहे कि कभी तो भी सुना है। कभी रात के टाइम में उनका ये हो रहा तो थोड़ी देर के लिए जाके कार्यक्रम देख के आए, उतना ही रहा। लेकिन एकदम पूरा उनके नजदीक जाके सुनना उतना नहीं हुआ। ते गोंडी भाषक होने से तो समझता था, लेकिन हम पूरा थोड़ा वातावरण अलग था घर का, थोड़ा हिंदुज़म आ गया था घर में। यानी आप भी ये मानते हैं और हम भी सब मानते हैं। हाँ, हिंदुज़म पूरा ही था मेरे पिताजी। बाकी करते थे गोंडी का, लेकिन हिंदुज़म था। गोंडी भाषा बोलने के बावजूद भी हिंदुइज्म था। बाकी पूरे त्योहार गोंडी के करते थे, लेकिन हिंदुज़म था, तो वो आ गया था। तो फिर आपने इस किताब का निर्माण किया, जिस किताब से बहुत, जैसे कि मैंने भी बहुत कुछ सीखा है। तो इस किताब का निर्माण करने के लिए आपको प्रेरणा मिलना, आप गोंडवाना मूवमेंट में आना और आपका दादा के साथ मिलना, तो ये विचारधारा कैसे एक हुई? यानी वो पॉइंट क्या था? आपकी शादी थी या शादी के बाद ही आप इस मूवमेंट पे आ गई? शादी के पहले चाहे ऐसे बोले तो भी चलेगा। हुआ वो तो निर्मित के तो बाद में आए, तब तो एजुकेशन का ये था, पहले पढ़ाई करे। पहले तो कुछ ग्रेजुएट तक तो कीमन पढ़ाई करे। अभी एक बार पढ़ने निकल गए तो ग्रेजुएट तो होना ही है। फिर सर्विस करे, पहले नौकरी करे। और वो टाइप का वातावरण बड़ा अच्छा था। यानी आज जैसा कोई प्रॉब्लम नहीं था, लड़कियां अकेली है क्या है। यानी वो टाइम में नागपुर भी बड़ा सेफ्टी शहर था, रात बेरात को भी घूमे तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, लड़के इतने इजीली घूम सकते थे। ये जो अभी प्रॉब्लम चल हाँ, रही है वो वगैरह कम थे, बहुत कम। हम बरडी से महल तक पैदल निकल जाते थे। यानी छात्रावास में थी मैं। मेरा पूरा एजुकेशन नागपुर में गवर्नमेंट एक छात्रावास है, शासकीय संत मुक्ताबाई मुलींचे वस्ती है, उसमें मैं 9वीं तो मेरा पोस्ट ग्रेजुएट एमए तक वहीं पढ़ाई हुई। तो देखा हमने तो ऐसा इतना इजी अच्छा वातावरण रहा कि आज वो कल्पना नहीं कर सकते वो वातावरण और आज के वातावरण में कितना फर्क हो गया। जी बिल्कुल। फिर शादी के बाद, आपके शादी के बाद जब दादा से आप परिचित हो गए, और मेरा भी यही मानना है कि एक पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है, तभी वो आगे बढ़ पाते हैं। तो आपने इस विचारधारा को समझते हुए, दादा के विचारों को समझते हुए, आपने जब उनको सपोर्ट किया, तब ऐसी कुछ दिक्कतें आई जो आपके विचारों और उनके विचारों में कुछ मेल नहीं खाती थी? नहीं, ये तो गोंडवाना का तो मुझे शुरू से याद था, कंसेप्ट क्लियर था मुझे। आपस में तो हमारा ये नहीं था, इन्होंने अपना एक अलग था, तो उनको मैंने कभी डिस्टर्ब नहीं किया कि आप कर रहे तो आप करो, मेरा काम था वो। उसके बाद मुझे महाराष्ट्र गवर्नमेंट में मुझे नौकरी लगी। मैं भी गवर्नमेंट हॉस्टल में छात्रावास करके, छात्रावास में मैं वार्डन करके लगी। मेरी सर्विस मैंने 74 को ज्वाइन की। 74 को ज्वाइन की। और आप रिटायर्ड कब हुए? मैं रिटायर्ड 2010 में, 2010 में। तो दादा ये जो किताबें पढ़ना, इतिहास खोजना और लोगों को बिल्कुल सरलता से बताना, ये बातें शादी के पहले भी कर रहे थे कि शादी के बाद उनकी स्पीड बढ़ गई? शादी के पहले से कर रहे थे। शादी के पहले से उनका ये तो शुरू था, लेकिन शादी के बाद में फिर लिखना ज़्यादा हुआ। हाँ, पहले सिर्फ भाषण ज़्यादा देते थे, लिखना कम था। शादी के बाद में फिर लिखना ज़्यादा हुआ। भाषण भी शुरू था, लेकिन लिखने की जरा उन्होंने अपनी स्पीड ज़्यादा बढ़ा ली, लिखा अध्ययन ज़्यादा हो गया। तो दादा को भी नौकरी थी, ठीक है। तो उनका लिखना, पढ़ना, लोगों को समझाना, लोगों की सेवा करना, धार्मिक कार्यक्रमों में जाना, यह सब करके नौकरी मैनेज दादा को होती थी। नौकरी सैटरडे संडे ये दो छुट्टियाँ रहती थी, तो सैटरडे संडे का पूरा उपयोग करते थे। अपने समय का सदुपयोग कैसा करे, ये कंगाली जी को बढ़िया उसका ये किए थे। उनको जैसे 24 घंटे में 2 घंटे अगर नींद ले लिए तो उनके लिए बहुत होता था। यानी वो ज़्यादा से ज़्यादा समय अभ्यास में और जैसे कभी कभी रात को थक के आ जाते, सवेरे 5 बजे पहटे भी आए तो 5 बजे सोने के बाद में 8 बजे उठे कि तैयारी के ऑफिस गए, कि दिन भर ऑफिस, फिर अपने रात को काम। जैसा 2 घंटे की नींद उनकी पूरी हो जाती है। 2 घंटे का या फिर तो 4 घंटे रोज का रहता है, लेकिन ऐसा भी तो छुट्टी यानी ऑफिस नहीं छोड़े उन्होंने, यानी नौकरी करते हुए उन्होंने ये बाजू का काम किया। क्या बात। फिर दादा ने बहुत सारे, मैंने देखा कि कोड दर्शन है, गढ़ दर्शन है, उसके बाद आपने जीव जगत की उत्पत्ति बताई, गोंडी पुणेम दर्शन है,
या अन्य कई किताबें, यहाँ तक कि यहाँ की गोंडी व्याकरण की किताब भी दादा ने लिखी है। तो ये जो प्रतिभा है दादा की, ये पहले से बहुत होशियार थे बाकी विषयों में, अवांतर वाचन में। अवांतर वाचन में शुरू से थे, शुरू से अवांतर वाचन उनका था ही। साथ में उनको जैसे डिक्शनरी हो गया, जो चीज अपने को नहीं आती उसके पीछे लगकर वो कैसा अपन हासिल कर सकते थे, ये उनका एक जिद जैसा रहता था। जिद बोल सकते उसको। जैसे उन्होंने पूरी डिक्शनरी रट ली, यानी कोई भी शब्द आप पूछ लो उनको तो उनका पूरा उत्तर उनके पास में था। वैसे व्याकरण भी पूरा उन्होंने मराठी में वो खड़क करके व्याकरण थी पूरा रट ली, इंग्रजी के व्याकरण उसको भी रट ली, यानी वो लैंग्वेज पे कैसा उसका प्रभुत्व जमा गया। तो मराठी, हिंदी, अंग्रेजी ये सभी भाषा उनके ये हो गए। आपको जितनी जानकारी है, दादा को कितनी भाषाएं आती थी? भाषाएं तो ये अपने जो मराठी, हिंदी, गोंडी, ये तो 3 तो भाषा है अपने। और अंग्रेजी तो बढ़िया बोली लेते थे, लिख लेते थे। हाँ, बाकी दूसरी भाषा कोई भी आए तो उसमें अध्ययन कर सकते थे। पढ़ाई में लास्ट तक उनकी पढ़ाई रही, यानी उनके पूरा यहाँ लगकर रहता था। जब भी देखो हाथ में किताब दिखेंगे, एक तो लिखते बैठे या पढ़ते बैठे। यानी दादा की ये जो लगन है, ये लगन ही आगे जाकर चलकर रंग लाई। तो दादा का भाषा पे भी प्रभुत्व था। और जो हमने हड़प्पा लिपि के बारे में पढ़ा है, जो आपका डिस्फरमेंट ऑफ गोंडी लैंग्वेज वाला किताब है, वहाँ पे जब मैंने पढ़ा तब ऐसा लगा कि दादा ने बहुत ही रिसर्च किया इस पे। तो दादा ने कितने सालों के बाद यह किताब लिखी? ये तो शुरू में तो वो प्रभाव अपना वेंकटेश आत्राम जी का है जी। तो उनके साथ में काम किए, वेंकटेश आत्राम के साथ दादा ने काम किया। वेंकटेश आत्राम जी का जंगू रायता करके एक पाक्षिक था, तो उसमें अपने कग्गाली जी भी लिखते थे। उनमें गोंडी और मराठी ऐसा था, मिक्स था। गोंडी के भी रहते थे, मराठी के। तो ये ऐसा उनके आपस में ये थी ना, उनकी जो किताब तो लेट आई, लेकिन ये इनको मालूम था कि आपस में चर्चा से ये मालूम हुआ था कि गोंडी, यानी कल्पना थी, कंसेप्ट भी क्लियर हो गया था, बताए भी थे उनको, तो ये मालूम था। लेकिन उसके लिए फिर टाइम लगा, खुद पढ़ना। हाँ, पढ़ सकते ये तो उनको मालूम था, यानी वेंकटेश जी के इससे बातों से उनकी किताब तो बहुत लेट निकली, फिर तो मालूम था कि कर सकते। लेकिन उसके लिए पहले तो ये जरूरी था, उनका लैंग्वेज पे ज़्यादा ये था, गोंडी भाषा को कैसा अपन एक तो आगे ला सकते। उसके लिए शब्दकोश बनाना या गोंडी भाषा के लिए छोटी छोटी किताबें बनाई, शब्दकोश भाग 1, शब्दकोश भाग 2, ऐसे छोटी छोटी, फिर व्याकरण की, ऐसे। तो उस पर ज़्यादा ये था। तो ये फिर पहले तो ये किताब है इस पे हाँ, ये किताब बहुत पहले उन्होंने लिखे। 80 में इनकी मराठी में पूरी किताब बन गई थी, पूरा मराठी में पूरा बन के तैयार। लेकिन आदिवासी संघर्ष करके एक वर्धा से साप्ताहिक था, उसमें वो अपने लेख इसके आर्टिकल लिखते थे, इतिहास का आर्टिकल लिखते थे, ऐतिहासिक और ये दोनों मराठी में था तब। यानी इसका हिंदी अनुवाद बाद में यानी फिर ताराम जी, हीरा सिंह मरकम जी, यानी ये जो गोंडवाना दर्शन पत्रिका शुरू हुई और उसके स्पीड ज्यादा बढ़ी, फिर हिंदी में शुरू हुआ। ये मराठी का अपना लिटरेचर कन्वर्ट हिंदी में हुआ। तो फिर हिंदी में बना। तो गोंडवाना दर्शन का शुरू जो रहा, उसमें करीबन ये पूरे चैप्टर आए यहाँ के। उसके बाद फिर 89 में ये किताब के रूप में पब्लिश किया गया जी। तो दादा ने बहुत ऐसी जर्नी की है और बहुत सारे सवाल है आपसे पूछने, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप भी उनके साथ गोंडवाना के कार्यक्रम में जुड़ी, आप भी अग्रसर रही, आप भी बड़े बड़े प्रोग्रामों में जाती थी। तो ये ऊर्जा कहाँ से मिलती थी जो समाज को हमें सुधारना है, समाज को बताना है? ये पूरे घर में बैठे के होती थी। ताराम साहब है, हीरा सिंह दादाजी आते थे ये साथ। फिर हमारे नागपुर के शुरू में नागपुर के एक ये शीतल मरकाम करके साहब के दोस्त खास
तो ये दोनों की शुरू का एकदम नागपुर का स्टार्टिंग इनके साथ में हुआ। ये लोगों से उनके साथ में मैं बैठ के चर्चा रहती थी। कभी मैं अलग ये कि ये लोग बैठे तो मैं अंदर में किचन में काम करे, ऐसा नहीं हुआ। आप भी सुनते थे? मैं उनके साथ में बैठती थी। कभी भी ऐसा रहा नहीं कि उनके कंपनी नहीं थी ये बातों में। तो साथ में चर्चा करते करते इंटरेस्ट तो था ही, तो फिर तो आगे बढ़ गए। यानी जो घर में बातें होती थी, यानी आपके घर का जो एटमॉस्फेयर है, वातावरण, वो एकदम गोंडियन बना था। और फिर आप में भी जुनून आ गया कि बचाना है गोंडियन संस्कृति, तो हमें भी कुछ तो करना है। फिर दादा जब किताबें लिखते थे, जब उन्होंने रिसर्च किया, उसको लिखा, तो हर ग्रंथ को आप पहले निहारते थे, उसके बाद ही प्रिंटिंग को भेजते थे, या आप पढ़ते थे उसको? जितना भी हुआ, जितना भी चैप्टर हुआ है, जो भी पेज हुए, तो पहला वाचक तो मैं थी। किताब बनने के पहले, प्रिंटिंग के पहले से जैसे जैसे हुआ वैसा वैसा पहला तो मैं पढ़ती थी कि मैं वहाँ ये करती थी, वहीं से सुधारना कर लेते थे क्या करना। पूरी किताब नहीं पढ़ने को पहले बना जो भी अध्याय बना, तो पहले मैं करेक्शन रहे या कुछ सुझाव रहे तो बैठ के हम सुझाव हम एक दूसरे को ये करते थे जी। और फिर आपने एक भूमिका और निभाई दादा के साथ। तो आपने गोंडवाना के आंदोलन में भाग तो लिया बढ़ चढ़कर, लेकिन आपके पीछे भी सांसारिक एक जिम्मेदारी थी जो आपको बखूबी निभानी थी। तो क्या ऐसा हुआ कि कभी आपके सांसारिक जवाबदारी में बीच में गोंडवाना आ गया, ऐसा आपको लगा? नहीं, ऐसा नहीं लगा। बचपन में तो मेरे बच्चे छोटे थे, तब हम तो सभी साथ में जाते। जैसे जैसे बच्चे बड़े हो गए, उनके एजुकेशन का ये आए, तो धीरे धीरे मैं हम दोनों फिर पूरा ये के समर्पित बच्चे घर में रहे। घर में भी बाकी लोग थे, मेरी मम्मी मेरे साथ थी जी। हाँ, तो उसका थोड़ा एक बेनिफिट होता था कि बच्चों को। हाँ जी, यानी आप अपनी छुट्टियाँ, नौकरी, घर बार संभाल कर गोंडवाना मूवमेंट को चला रहे थे। तो गोंडी भाषा के बारे में एक सवाल पूछूंगा। आपने कहा कि आपके बचपन में आपके घर में गोंडी बोली जाती थी, और मेरे ख्याल से दादा भी ऐसे वातावरण में थे जहाँ पे गोंडी बोली जाती। तो गोंडी तो बोल ही लेते थे, हमारे गांव में भी हमारे दादा वगैरह गोंडी बोलते थे, लेकिन लिख कोई नहीं पा रहा था। तो ये लिपि कहाँ से मिली दादा को? लिपि में ले जा रहा टाइम लगा। ये मसराम लिपि करते बोलते हैं अभी, लामटा बालाघाट जिला जी। लामटा वहाँ की उनकी है। तो उस लिपि का अध्ययन किया? अध्ययन शुरू में तो ये 80 में हमको मिला किताब। तो उसके बाद उन्होंने उसको तो देखा कहीं, तो भी वो टाइम में 80 में जेरोक्स नहीं था, तो हाथ से बना के रखे वो किताब। हमने एक हमारे पास बुक में बना लिख के रखे। उसके बाद फिर तो उसको छोड़ दिए। फिर उसके बाद जब किताबें पब्लिश करने की बात आई या कुछ तो भी करे, भाषण दे के, बहुत भाषण शुरू था। बोले भाषण तो दे दे के मैं ये हो जाऊंगा, लेकिन किताबें लिखित रूप में रखे तो फिर अच्छा रहे। आगे वाले पीने के जो भी फिर छोटे छोटे कार्यक्रम लेना शुरू किए। नागपुर में रंजन सभागृह है बर्डे में, वहाँ पे छोटा सा हॉल बना बुक कर लेते थे। 15-20 लोग मिलके छोटा सा कार्यक्रम, छोटे छोटे कार्यक्रम, एक आधा सब्जेक्ट लेके, गोंडवाना पे सब्जेक्ट लेके, रानी दुर्गावती व्याख्यानमाला नाम रखा था। वैसा उनके छोटे छोटे बुकलेट शुरू हो गए, और फिर वो समाज में वितरित होना साइक्लो स्टाइल करके, जैसा जैसा जमे वैसा वैसा जी। तो हड़प्पा का जो संशोधन है वो तो बहुत महत्वपूर्ण संशोधन है, जिसको आज पूरा समुदाय मान रहा है। तो हड़प्पा संशोधन हो गया या गोंडी व्याकरण जैसी बातें हो गई, जो बातें एक साधारण इंसान को बहुत ही मुश्किल जाती है, लेकिन दादा का पहले से हिस्ट्री में रुचि थी, तो इसके लिए उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब एक पाड़ा वैसा आया होगा जहाँ पे आपको नौकरी भी संभालनी है, बच्चे भी बड़े हो गए, तो उस टाइम आपने गोंडवाना मूवमेंट छोड़ दी या कम कर दी? नहीं, छोड़ी नहीं। कोई छोड़ नहीं सकता। एक बार वो ये है, तो बच्चे लोग बड़े, हाँ जुनून रहता, बच्चे लोग बड़े हो गए, तो बच्चे लोग पूरा सेल्फ सर्विस थी, सभी काम खुद ही करके ये करते थे बच्चे लोग। तो हम दोनों कार्यक्रम करे। सैटरडे संडे तो छुट्टी के दिन के लिए, संडे सैटरडे हमारा छुट्टी का ये रहता था, उसी में हमारे कार्यक्रम होते रहे। और आप भी जितना टाइम मिले उतना टाइम निकालते थे। जब मैं ये कहूँगा कि हमें पता है कि दादा एकाएक से चले गए, मौका भी नहीं दिया कि सेवा की जाए, तो दादा की ये जो प्रकृति थी, ऐसे पहले कुछ हुआ था या एकाएक से उनके छाती में दर्द हुआ? नहीं,
2010 में उनको एक अटैक जैसा आया था, तब हमने उनको एडमिट करके एंजियोप्लास्टी कर लिए थे जी। हुई थी 2010 में। उसके बाद तो उनका रिटायर्ड होने के बाद तो फ्री 9 में रिटायर्ड हुए और फ्री चला फिर उनका तो काम का। तो थोड़ा तो मालूम था इनको हार्ट का प्रॉब्लम है ये हमारे लिए, लेकिन वो उनका जुनून ऐसा था कि वो नहीं सुनते थे, रुकते नहीं थे उनके कार्यक्रम। और यानी रिटायर्ड होने के बाद तो फुल टाइम हो गया था। लोगों को मालूम था अभी पूरा ये है, जहाँ भी बोलो उधर, कर्नाटक बोलो कर्नाटक, इधर तेलंगाना बोलो तेलंगाना, किधर भी निकल जाते थे। एमपी छत्तीसगढ़ तो ये हर वक्त का था उनका, क्योंकि ज़्यादा इतिहास वहाँ ही है। तो ये दादा जब रिटायर्ड हुए, या आपने तो मेरे ख्याल से आपके करियर के 20-30 साल तो अध्ययन में लगा दिया, लेकिन उसके बाद लोग पहचानने लगे, किताबें पढ़ने लगे, गोंडवाना दर्शन पत्रिका के जरिए वगैरह। तो आपके घर में भी कुछ लोग आते होंगे, तो कहाँ इंडिया के कौन से कोने से लोग आपके यहाँ मिलने आए? एमपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र तो है ही अपना, फिर उधर से तेलंगाना, आंध्र, कर्नाटक, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, यानी यहाँ से ज्यादा है। लगभग इंडिया में जितनी जनजाति पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, यानी ये पूरे जहाँ से लोगों को जैसा जैसा ये हुआ वैसे वैसे सभी लोग आए। तो फिर आपने जब जीव जगत की उत्पत्ति इस किताब को लिखना शुरू किया, तब आपके सामने क्या था कि गोंड लोगों का ये जो पुनरुत्थान और संघर्ष आपने बताया है, वो किसके आधार पर बताया है, ये जरा बताइए। पुनरुत्थान, उत्पत्ति तो आ गया, उत्पत्ति तो ये था, उत्पत्ति के बारे में यानी सभी बहुत सारे पाटे तो थे। पाटे के हिसाब से तो कंगाली जी ने पहले पाटे का ये कर लिया था, तो वो उनका संकलन तो पहले हो गया था ना। वो संकलित 84 में वो किताब भी बन गई थी संकलित करके पाटा, तो वो पाटा थे मेरे पास। और दूसरी बात ये कि जैसे कुछ तो भी करना, इतने मूवमेंट में जुड़े हैं अपन, कुछ तो भी अपन ये क्या कर सकते हैं। तो उत्थान उत्पत्ति तो हो गई, मिल गया वो पाटाली लोगों के पाटे से तो मिल गया, लेकिन उसे आगे कैसा बढ़ा है, तो टाइम में तो हम देख ही रहे थे कि क्या कैसा चल रहा। और अध्ययन इसमें आ गया था, इतने तो पढ़ लिए थे कि लोगों ने बहुत अपने अपने हर काल में लोगों ने अपना ये योगदान दिया है। हम ये नहीं बोल सकते कि हमारे पुरखों ने कुछ नहीं किया। हर वो जमाना अलग था कि इतना उसकी पब्लिसिटी नहीं हुई, लेकिन हर किसी ने अपने छोटे बड़े लिखने का कोशिश की। छोटी बुकलेट बनाई, इतने छोटे छोटे बुकलेट भी बनाए। ऐसा नहीं बोल सकते कि उन लोगों ने कुछ नहीं, जो भी लिखा होगा है उन्होंने तो बड़ा वो सोच के लिखे। तो ये सोच के लगा कि एक साहित्य ऐसी चीज है कि जो अपने को आगे चला सकते हैं। और उनका जो देखने के बाद मुझे भी लगा कि मैं कुछ तो भी लिखूं और मैं समाज को दूं। पृथ्वी की उत्पत्ति कैसी हुई ये तो सभी ज्योग्राफी पढ़ते हैं, उनको पता है, सबको पता है। तो उसमें तो ये है, उसमें मेरा पहला चैप्टर है पृथ्वी की उत्पत्ति कैसी हुई। वो तो मैंने उसमें लिया है भी है लास्ट में कि कौन से बुक से मैंने ये पढ़ के लिखा है। और सभी सामने जो दिखते गया तो लिखते गए। और थोड़ा कंगाली जी का भी प्रभाव रहा, उनका साहित्य मैं ज़्यादा पढ़ रही थी घर में, तो मेरे पढ़ाई में ऐसा लग रहा है कि कभी मैं बोल रही थी मैं लिख रही, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे आप ही लिख रहे, कि आपका पढ़ के पूरा मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैं भी वही लिख रही कि क्या हो गया। नहीं, आपने भले ही बहुत सारे इतिहासकारों से उसका सारांश लिया होगा, लेकिन आपका किताब इतनी सरल भाषा में है कि एक 10वीं पास हुए आदमी को भी समझ में आता है। तो आपने एक बात का जिक्र किया जो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, जो द्रविड़ संकल्पना बताई जाती है, आर्य द्रविड़ मूल निवासी यहाँ संकल्पना है। तो आपने दैरबीर और द्रविड़ ये बताया था, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत सारे लोगों को ये पसंद भी आया मेरे वीडियो के जरिए। तो ये दैरबीर और द्रविड़ शब्द को एक बार बताएंगे? अपने जैसे अपन द्रविड़ बोलते, द्रविड़ हाँ शब्द तो दाई का वीर, दाई यानी अपने आई अव्वल माता, हाँ जो अपन गोंडे में अव्वल बोलते, उसको बोलते भाषा में अपन दाई करके आए। दाऊ
और दाई ऐसा शब्द है गोंडी में पुकारने के लिए, बताने के लिए अव्वाल बोलते, लेकिन पुकारने के लिए दाई, दाई का वीर, दाई का वीर। तो ये आगे चलकर दैवीर का फिर द्रविड़ हुआ, यानी ये अपभ्रंश होते गए। जी जी बिल्कुल। ताई एक सीरियस मैटर पे चलते हैं। एक समाज में आप दादा ने, आपने, वेंकटेश्वर आत्राम, ताराम जी, बहुत सारे लोगों ने काम किया है गोंडवाना के लिए। तो इनका एक ही मकसद रहा है कि सभी लोग एक जगह पे आए, तभी गोंडवाना का कुछ हो सकता है। लेकिन आज अगर हम माहौल देखते हैं कि जैसे कि हम छोटी सी बात ले लेंगे कि गोंड और प्रधान गोंड में हमें दुफड़ी नज़र आ रही है, विरोध नज़र आ रहा है, तो क्या ये विरोध ज़रूरी है या ये सिर्फ किसी का प्रोपेगेंडा है और ये लोग इसके बलि पड़ रहे हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा पूछा कि जो एक सच में ज्वलंत है और ज़रूरी है। इस पे मेरा आज तक का ऐसा अनुभव है कि कुछ तो भी अंग्रेजों के ज़माने से इस पे कुछ ऐसा बात हुई, जैसे प्रधान बोल रहे हैं, प्रधान बोलो या प्रधान बोलो, इसका गोंडी में मीनिंग कुछ भी नहीं। गोंडी में उनको पाटालीर बोलते हैं, अभी भी है पाटालीर की, एक पाटालीर है। ये प्रधान कैसे बना? प्रधान का गोंडी में कुछ तो मिलता नहीं है, बाकी सभी लोगों का गोंडी में मिल जाएगा, तो प्रधान का क्यों नहीं मिल रहा? ये कैसा गया? और ये पाटालीर एक ऐसी कम्युनिटी थी, है गोंड समाज की, कि जिनके पास में गोंडियन इतिहास पूरा है, वो पाटा के स्वरूप में हजारों सालों से बचा के समाज को दे रहा है। तो ऐसे समाज को एक प्रधान किसने बनाया होगा? अभी मैं, यानी मेरा ये, हम दोनों का भी था, कंगाली जी का, हम ये सोच रहे थे, हमने कभी प्रधान कुछ अलग बोला नहीं ना, समझे भी नहीं। हमारे किताबों में गलती से हम पाटालीर लिखेंगे, लेकिन यूज नहीं करेंगे, नहीं है। तो ऐसा लग रहा कि कुछ तो लोगों ने ध्यान में आया इनका कि ये इनकी संस्कृति बड़ी स्ट्रांग है, ये चल के आगे चल के अगर इनका इतिहास ऐसा साबुत रहे और पाटालीर को इनसे अलग करो, यानी जो मेन इतिहास बताता है उसको अलग करो। हाँ, तो उनको अलग करे और उनको कुछ तो भी ये आपस में फूट डालने के लिए एक बड़ा एक छोटा करो। तो वो एक बात तो मन में आ जाती है कि ये बड़ा है और मुझे कम था, तो वो कम वाले को लगता है, बड़े वालों को मैं बड़ा हो गए तो उसको छोटा लिखो। वो ऐसे सोच सोच में दोनों के छोटे बड़े हो गए। बाकी देखो, इतने गोंड संस्कृति में कितने सारे लोग हैं, लिस्ट में देखते, लेकिन उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ प्रधान और गोंडों में जाता है। ये तो ये मेरा ये है कि ये ज़्यादा साल नहीं हुए, 100 साल से ज़्यादा नहीं हुई ये बातों को, ये फूट बनाए गए। दूसरी बात ये है कि हम छत्तीसगढ़ में, एमपी में देखते हैं तो महाराष्ट्र में प्रधान करके कहा जाता है, लेकिन एमपी छत्तीसगढ़ में प्रधान गोंड ये नाम लगाया जाता है। तो प्रधान गोंड, ये तो हम तो ये कह सकते हैं कि सेंसस ऑफ इंडिया की जब से शुरू हुई जनगणना, तब से कुछ भी नामों से लिखा गया होगा। प्रधान का प्रधान होने में टाइम नहीं लगता, जैसे कि आपने बताया, तो अपभ्रंश होकर चला आया। फिर भी आज जो हमें नज़र आ रहा है कि कोई आप नेम को कोई मानता है तो कोई नहीं मानता, या इन दोनों में जो तीव्र विरोध हो रहा है, तो आप उन सभी लोगों को क्या कहना चाहेंगे? विरोध के कारण मैं शुरू में ये बता दी कि ये कुछ तो भी किसी ने तो भी चाल किया है कि ये समाज को कैसा ये करे कि अगर तोड़ना, अगर ये दोनों जुड़ के रहे तो ये, जैसे कल अपनी गोंडवाना की डिमांड चली रही 2 सालों से, जो चर्चा है कि 400 साल पुरानी डिमांड है ये यहाँ के लोगों की, अभी तक नहीं हुआ। तो जैसे अभी नए लोग फिर से आगे आएंगे और इसकी डिमांड करेंगे, तो इनमें जोरदार कौन सी व्यक्ति है इनके पास में जो संग्रहित करेगा, उसी के पास में ज्यादा ज्ञान रहेगा। और जो ये करता उसके पास, ये तो है जिसके पास संग्रह है उसके पास ज्ञान रहता, तो ज्ञान को जरा बाजू में करो तो वो बराबर कम न, फिर उनको इतना आपस में भिड़ा दो कि ये जो दोनों एक दूसरे को ना ये करे। आज भी वही ये दिख रहा है, यानी अंग्रेजों की जो चाल थी वो बराबर बैठी और आज भी लोग एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। वो टाइम के जो भी है राजनीतिक लोग, उनकी चाल थी। ये तो पूरा मेरा उस पे मेरा 100% उसका ये है कि रियल में प्रधान और गोंडों में कोई फर्क नहीं है, ना टोटेम का, ना पेनो का, कुछ भी नहीं। जो पाटालीर लोग थे उनका इतिहास, सांस्कृतिक वारसा संभालना था, बगैर इनका नहीं होता। पूजा पाठ उनको होना ही है, करने के लिए बुलाते थे, हर चीज के लिए इनकी जरूरत पड़ती है। अरे मेरी दादी भी बताती थी कि किसी भी की पूजा रहे, किसी भी गोंड आदमी की, अगर प्रधान की
शहनाई नहीं बजेगी, हाँ किंगरी नहीं बजेगी, तो उसके पेनों की पूजा नहीं होगी। तो ये तो बहुत बढ़िया आपने बताया कि अंग्रेजों ने एक काम तो किया कि यहाँ पे विकास की धरोहर रखी ना रखी। हाँ, तो अभी उसी में हम अभी आने वाले आप लोगों को ये देखना है कि इनको कैसे आपस में मिल रहा है। ये हो गए, इसके इतने साल हो गए कि हम आपस में कोई कारण नहीं, दूसरा हमको लड़ाता नहीं, हम आपस में लड़के हमारी जो शक्ति रहती है उसको गवाते जाते, और बाकी कुछ नहीं है। उनका कोई हीरो आया तो उसको कैसे दबाने का, या उनमें दोनों में भी ये है, उनका हीरो है तो उसको कम करो, फिर अपना नया कुछ तो भी करो। इतिहास का विरोध करने के लिए, गोंडवाना शब्द का विरोध करने के लिए फिर उनका उपयोग किए हैं बाकी लोगों ने। तो इन्हों को भी समझना चाहिए। और दाई, मैंने भी अपने चैनल में अभी तक 10 वीडियो ऐसे बनाए जिस वीडियो में मैं बता रहा हूँ अपने समाज को कि गोंड प्रधान कोई अलग जात नहीं है, ये एक ही है, इसको समझना ज़रूरी है। तो ये सभी तो बहुत बड़ा संदेश आपने इसको दे दिया, जो अंग्रेजों ने चाल चली, फोड़ा झोड़ा। हाँ, ये दोनों कभी एक आए तो फिर गोंडवाना हमारा। और मेरे ख्याल से जो गोंडवाना का आंदोलन मूवमेंट चल रहा है, अगर इसमें इन लोगों का भी हाथ रहे तो बहुत बलशाली गोंडवाना हो सकता है। जैसे कि दादा हीरा सिंह मरकाम का भी सपना रहा है, दादा का भी सपना रहा है। तो अभी दादा तो हमारे बीच में नहीं है, तो ये बहुत बड़ी दुखद बात है, क्योंकि दादा और कुछ दिन रहते तो शायद और कुछ ऐसी जानकारी हमारे पास लाते थे जो हमें पता नहीं है। लेकिन फिर भी आजकल का युवा जागरूक हो रहा है। तो इन सभी युवाओं को जो मेरा हमेशा वीडियो देखते हैं, मेरे ख्याल से इंडिया भर से सभी लोग मेरा वीडियो देखते हैं, तो इन सभी लोगों को आप क्या बताना चाहेंगे अपने तजुर्बे के अनुसार, कौन सा संदेश देंगे? मेरा तो संदेश तो आने वाले पीढ़ी के लिए अपना जो पेन पुरखा है इनका सम्मान करो। ये तो पहला हमारा कर्तव्य है। अगर हम उनका हम लोगों ने आज तक निभाया है, पेन पुरखा को पकड़ कर, जो हमारा पुरखा है उसको तुम ये करो और उसका सम्मान रखो, और आगे तुम ये करो, नहीं तो आने वाली पीढ़ी आपसे पूछेंगी कि तुमने क्या दिया हमको। हम जैसे बोल रहे हैं कि हमको हमारे पुरखा लोगों ने दिया है तो हम आपको दे रहे हैं, तो फिर आप क्या जवाब देंगे। इसलिए उनको ऐसा कभी मत आने दो कि हमारी पीढ़ी तुमको पूछे तुमने हमारे लिए क्या बना के रखे। इसलिए पेन पुरखा की आदर करो, सम्मान करो, सेवा करो। और दूसरा, एक जैसे अपने धर्म गुरु लिंगो बाबा ने कहा है, स्वयं प्रकाशित हो कर औरों को प्रकाशित करो। क्या बात है। अगर खुद का प्रगति करोगे तो समाज की भी प्रगति होगी। तो पहले तो प्रगत बनो, शिक्षित बनो, अच्छे ये करो, और साहित्य में आगे बढ़ो। मेरा ये रहे, साहित्य बहुत जरूरी है। और जो नया पीढ़ी पढ़ लिख के आया है, उच्च शिक्षित वर्ग, जिनके पास हर सुविधा है, साधन है, उन्होंने तो उसमें आना जो बहुत ही जरूरी है कि उनका वो लेवल पे वो सोच सकते, उनके पास कर सकते वो। तो उन्होंने तो इसमें, इसलिए कि साहित्य निर्मित करना बहुत ईजी है, साहित्य लिख लेगा, लेकिन समाज तक पहुंचाना बड़ा कठिन है। उसका अनुभव मैंने खुद लिया है कि साहित्य तो बना लिए, वो जमाने में तो साहित्य बनाना फिर लोगों तक पहुंचाना बड़ा कठिन था, सम्मेलन घूमना। लेकिन आज तो जमाना बदल गया, आज बहुत निकल गया, आगे निकल गया। तो इतना नहीं, तो थोड़ा ना थोड़ा सभी ने अपना अपना योगदान दिए, नई पीढ़ी ने, तो सच में जल्दी अपना समाज आगे बढ़ेगा और गोंडवाना की मांग पूरी। हाँ। तो दाई, आपने मेरे लिए वक्त निकाला और इस चैनल के लिए वक्त निकाला, इसलिए सभी दर्शकों की वजह से मैं आपका सेवा जोहार करता हूँ। और मैं कहना चाहूँगा सभी दोस्तों को कि ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिन्होंने जेन्युइनली यहाँ पे योगदान दिया है। ऐसे बहुत ज़्यादा लोग आपको मिलेंगे जो राजनीति में यहाँ वहाँ आदिवासियों का नाम तो लेते हैं, गोंड लोगों का नाम तो लेते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं। लेकिन जो लोग ज़मीनी स्तर पे कार्य करते हैं उनको मिलना और उनके विचारों को संजोए रखना बहुत ज़रूरी है। तो मैं ताई का धन्यवाद करता हूँ, सेवा जोहार करता हूँ। और दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो ऑल इंडिया में इस वीडियो को शेयर करो, ताकि हर नौजवान को पता चले कि हमारी जो संस्कृति है, जो विचारधारा है, वो क्या है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।